आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि हमारी हिंदी की 2 वीडियोस हो चुकी हैं और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने तीसरी वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो पहले हिंदी का जो पहला वीडियो था उसमें हमने सिर्फ पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में हमने हिंदी का सामान्य परिचय का अध्ययन करा था, जिसमें हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति को समझा था कि हिंदी जो है ईरानी मूल का शब्द है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने भारत के भाषाई परिवार देखे थे, जिसमें भारत के प्रमुख रूप से हमने 4 भाषाई परिवार देखे थे। आपका भारोपीय जो पहला था, जो सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, उसका द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत आपका सबसे छोटा भाषाई परिवार हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने जो अगली चीज इसमें देखी थी वो था आपका हिंदी के विकास का क्रम। हिंदी के विकास के क्रम को हमने 3 भागों में मोटे मोटे तौर पर हमने उसे बांटा था। पहला जिसमें था प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा था मध्यकालीन, तीसरा था आधुनिक कालीन। प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा को हमने समझा था वैदिक काल के माध्यम से, जिसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल की आर्य भाषा और उत्तर वैदिक काल की आर्य भाषा। ऋग्वैदिक काल की आर्य भाषा को हमने क्या नाम दिया, छांदस। संस्कृत का हम कहेंगे कि उससे भी जो संस्कृति उसका उसका भी शुद्धतम रूप या जटिलतम रूप हम उसको कह सकते हैं। और उत्तर वैदिक काल की भाषा को हमने कहा था संस्कृत। दोनों के नाम जो नामकरण जो करा गया वो ऋषि पाणिनि के द्वारा किया गया था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हम आ गए, उसमें हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन करा था। अपभ्रंश मैंने आपको थोड़ा बताया था कि अपभ्रंश क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पतन होता है। जहां पर भाषा का पतन हुआ लगभग 8वीं शताब्दी में अपभ्रंश में जो है साहित्य की रचना हुई, ये माना जाता है लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में। अपभ्रंश के बाद अगला रूप आया आपका अवहट्ट का। तो इसी क्रम में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपभ्रंश कालीन रचनाएं बता रहा हूं, जो जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इसमें सबसे पहली रचना आप लिखेंगे स्वयंभू कवि की थी, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपसे जो है डिस्कस करा था। इस रचना का नाम था पौमचरियु। क्या नाम था, पौमचरी। यह एक प्रकार का क्या था, राम काव्य। क्या था, राम काव्य। और स्वयंभू कवि को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। दूसरी रचना हम देखेंगे पुष्पदंत कवि की थी, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम था महापुराण। इसका नाम क्या था, महापुराण। और यह एक प्रकार का क्या था, कृष्ण काव्य था। क्या था, कृष्ण काव्य। ये 2 प्रमुख रचनाएं आपकी जो है अपभ्रंशकालीन रचनाओं में पूछी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपकी आती है सवर्पा की चर्यापद नाम से जो रचना आती है, वो अगली क्या है, सवर्पा की चर्यापद। सवर्पा की रचना है चर्यापद। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप इसे याद रखना कि अपभ्रंशकालीन रचनाएं रही। हिंदी साहित्य के लिए भी आपका ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अगली रचना जो आपकी है, कण्हपा कवि थे, कण्हपा। कण्हपा, इनकी रचना का नाम था दोहा कोशी। इनकी रचना का क्या नाम था, दोहा कोशी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्वयंभू की पौमचरियु, राम काव्य था, पुष्पदंत महापुराण, सवर्पा चर्यापद और कण्हपा दोहा कोशी। अपने नोट्स में इसको जरूर आप मेंटेन कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो भाषा आती है, जो हमको अगली जो देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं अवहट्ट। अवहट्ट को कहा जाता है अपभ्रंश का भी अपभ्रंश। इसे क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश। आप इसे नोट डाउन करना, अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट्ट को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश। यानी अपभ्रंश का अपने आप में तो अर्थ क्या था, पतन, डाउनफॉल। इससे भी जब भाषा का जो है स्तर आपका नीचे गया तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट हम उसको नाम दे देते हैं। अच्छा, प्रमुख अवहट्टकालीन रचनाएं भी हमसे जो है काफी बार पूछी गई हैं। तो वो अवहट्टकालीन रचनाएं हमारी कौन कौन सी थी, तो ये आप देख लेंगे। नंबर 1 आप इसमें देखेंगे अब्दुल रहमान, कवि का नाम आप देखेंगे अब्दुल रहमान। इनकी जो थी आपकी संदेश रासक और सन्नेह रासक। आपने ये याद करना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, संदेश रासक या और सन्नेह रासक, इनकी क्या थी, रचना थी। कौन से काल की रचना में आपको बता रहा हूं, प्रमुख अवहट्टकालीन रचनाएं या परवर्ती अपभ्रंशकालीन रचनाएं हम देख रहे हैं। दूसरी इसमें थी दामोदर पंडित। दामोदर पंडित की रचना थी इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर पंडित की रचना क्या थी,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, अगले इसमें कवि थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगले इसमें कवि क्या थे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इनकी रचना थी वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना का नाम क्या था? वर्ण रत्नाकर। अगले इसमें जो कवि आते हैं वो आपके थे रोड कवि। रोड कवि, इनकी रचना का नाम था राहुल वेल। और अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं विद्यापति। विद्यापति की रचना का नाम था कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति के रचना का नाम क्या था? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये अभट्ट भाषा में लिखी गई थी। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर आपको एक बता देना चाह रहा हूँ। विद्यापति की एक रचना का नाम और था पदावली। विद्यापति ने एक रचना और लिखी थी जिसका नाम था पदावली। यह पदावली इन्होंने लिखी थी मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में। इस रचना के कारण विद्यापति क्या कहलाए? मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति क्या कहलाए? मैथिल कोकिल कहलाए। आप ध्यान रखना, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। थोड़ा सा हिंदी साहित्य से रिलेटेड पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, किस रचना के कारण? पदावली की रचना के कारण, जो इन्होंने मैथिली भाषा में करी थी, उसके कारण ये क्या कहलाए? आपका मैथिल कोकिल कहलाए। अच्छा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो आपका वर्ण रत्नाकर है, माना जाता है कि इसमें अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख मिला। क्या माना जाता है? इसमें अपभ्रंश का क्या मिला? प्रथम उल्लेख मिला। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रचनाएं मैंने आपको अभट्ट का प्रथम उल्लेख मिला। कुछ रचनाएं मैंने आपको जो है अपभ्रंशकालीन बता दी, कुछ रचनाएं मैंने आपको अभट्टकालीन भी बता दी। ठीक है, तो इनको नोट करना। आगे जो है इनसे काफी बार आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो काफी बार इनसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट और आते हैं। माना जाता है कि अपभ्रंश से ही आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसका उदय हुआ। कहां से? अपभ्रंश से ही क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उदय हुआ। जैसे अगर हम देखें, अगर हमसे पूछें कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो संस्कृत है। संस्कृत से भी पीछे चलें तो छांदस हम उसको कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि हिंदी की अगर इमीडिएट जो नियर लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ठीक है, तो कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि अपभ्रंश जो है वो 7 क्षेत्रीय खंडों में विभक्त थी। कितने खंडों में? 7 क्षेत्रीय खंडों में विभाजित रही। ठीक है, यहां से आपको एक चीज ये जानने को मिलेगी, जो हिंदी का अभी हम मानक रूप कहते हैं, हिंदी का मानक रूप माना जाता है खड़ी बोली को वर्तमान समय में। जैसे मैंने आपको आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा में कहां से कहां तक 1000 ईस्वी से अभी तक की बात करनी है। अभी जो हिंदी का मानक रूप माना जाता है वो किसको माना जाता है? खड़ी बोली। अब ये खड़ी बोली अपभ्रंश के किन 7 क्षेत्रीय खंडों में से निकली है? ये एक प्रश्न आपका आ जाता है। आपने 7 क्षेत्रीय खंड याद नहीं करने, इतना ज्यादा डीप नहीं आएगा। तो 7 क्षेत्रीय खंडों में से मैं कुछ प्रमुख खंडों के नाम दे रहा हूं आपको। एक तो था इसमें सौरसेनी खंड, सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से निकल करके आई कौन सी? खड़ी हिंदी या खड़ी बोली या खड़ी भाषा, जिसको हम हिंदी का क्या बोलते हैं इस समय? मानक स्वरूप में हम इसको रखते हैं हिंदी के। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आए तो खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली हुई है, किस अपभ्रंश से मानी जाती है, और किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, तो सौरसेनी। अच्छा, सौरसेनी में अन्य अगर आप देखेंगे तो राजस्थानी उपभाषाएं जो आती हैं वो आपकी किस वर्ग में आती हैं? सौरसेनी खंड में आपका आ जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश में। इसके अलावा मागधी और अर्धमागधी, ये 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। मागधी में जो आपकी भाषा आ जाती है वो भोजपुरी, और आपका ये मगधी, मगध से निकल करके मगधी भाषा जो आई। जैसे पूर्वी ये आपका आप देखेंगे कि बिहारी जो उपभाषा है उसमें भोजपुरी, मैथिली और मगधी, ये जो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 भाषाएं आती हैं, ये मागधी अपभ्रंश से निकली। अच्छा, अर्धमागधी से कौन सी भाषाएं निकली हैं? पूर्वी हिंदी की भाषाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी हिंदी उपभाषा है हिंदी की, उसके अधीन जो भाषाएं हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर यह माना जाता है कि हिंदी का विकास
जो अपभ्रंश के 7 खंड हैं उनमें से इन 3 प्रमुख खंडों से हुआ है। ये भी हिंदी की उपभाषा में आता है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब हिंदी की उपभाषाओं में आता है। पूर्वी हिंदी जो है वो भी आपकी हिंदी की उपभाषाओं में आती है, जिसकी प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो जाती है। राजस्थानी हिंदी एक अलग उपभाषा है। तो मोटे मोटे तौर पर हम ये देखेंगे कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय खंडों में से इन 3 क्षेत्रीय खंडों में से माना जाता है। अच्छा, बहुत आगे चल करके एक जो खस जो आपका क्षेत्रीय खंड था, इससे भी एक भाषा निकल करके जो है हिंदी में शामिल हुई। बहुत आगे चलकर, स्टार्टिंग में इसको नहीं रखा था तो उसको हम नाम दे देते हैं पहाड़ी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पहाड़ी भाषा में कुमाऊनी और गढ़वाली 2 उपभाषाएं आती हैं। पहाड़ी उपभाषा के अधीन कुमाऊनी और गढ़वाली 2 उपभाषाएं अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय खंड से निकल करके आई हैं? खस क्षेत्रीय उपखंड से निकल करके आई हैं। ठीक है, 7 है, मैं 7 के नामों पे नहीं जा रहा हूँ, जो हिंदी से रिलेटेड है वही मैं आपको ज्यादा उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो वर्तमान में अच्छा, मानकीकृत रूप कहाँ से निकल करके? सौरसैनी अपभ्रंश से निकल करके आया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अपभ्रंश का क्या यहाँ पर कोई एक रोल रहा। ठीक है, इमीडिएट अगर फाउंडिंग लैंग्वेज देखें हिंदी की तो क्या रही? अपभ्रंश। आदि जननी क्या रही? संस्कृत रही। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, जो अंतिम हिस्सा है उस पर हम चलते हैं। और ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके विकास को समझने के लिए आपने पूरा का पूरा हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तब जाके आप इसमें जो है कुछ पारंगत हो पाएंगे। फिलहाल मैं हल्का सा इसके बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा में आप देखेंगे कि 2 भाषाएं चली। एक तो आपका ब्रजभाषा चली और एक आपका अवधी चली स्टार्टिंग पीरियड में। तो स्टार्टिंग फेज की अगर हम बात करें तो ब्रजभाषा और अवधी 2 भाषाओं का उस समय प्रचलन रहा जनमानस में। ठीक है, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत के समय की बात कर रहा हूँ, जिस समय यहाँ पर वो सल्तनत काल, मुस्लिम शासन जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, उस दौरान आप जब भक्ति मार्ग पढ़ेंगे उस समय, जैसे आप कवियों वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको 3 प्रकार के यहाँ पर कवि मिलेंगे। एक तो भक्ति मार्गी कवि मिलेंगे, दूसरा आपको मिलेंगे सूफी प्रेम मार्गी कवि मिलेंगे, जो प्रमुख आपके हैं। बाकी तो आप हिंदी साहित्य में इसका बहुत अच्छे से आपने इस पूरे को अध्ययन करना है। ठीक है, मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तीसरा आपको इसमें मिलेंगे ज्ञान मार्गी कवि या संत जो रहे, ज्ञान मार्गी कवि जो रहे। अब अगर हम इनकी भाषाएं देखें तो जैसे भक्ति मार्ग में हम देखेंगे तो भक्ति मार्ग के कवि भी 2 प्रकार के रहे। एक तो आपके रहे कृष्ण भक्त कवि, दूसरे आपके रहे राम भक्त कवि। ठीक है, तो अगर यदि आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण मध्यकालीन भारतीय आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है, इस दौरान कृष्ण भक्त कवियों ने कौन सी भाषा अपनाई? तो ब्रज भाषा। यहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे राम भक्त कवियों के द्वारा कौन सी भाषा अपनाई गई? तो उन्होंने अवधी भाषा को अपनाया। अच्छा, कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख नाम आप देखेंगे सूरदास, इनकी सूर सागर, सूर सावली। अब यदि आपसे कृष्ण भक्त कवि सूरदास की जो भी रचना पूछेंगे, यदि उसकी भाषा पूछ दी गई तो वो कौन सी रहेगी? ब्रज भाषा। साथ ही साथ कृष्ण भक्त कवियों का उस दौरान 8 कवियों का एक समूह था जिसे हम कहते थे अष्टछाप। ध्यान रखना, ये आपकी वन लाइनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते जाना। जो कृष्ण भक्त, जैसे आपसे ये भी पूछा जाता है कि अष्टछाप कवियों का संबंध किससे था, कृष्ण भक्ति से या राम भक्ति से, तो आप क्या कहोगे? कृष्ण भक्ति से। साथ ही साथ सूरदास को उसमें कहा जाता था अष्टछाप का जहाज। और एक और व्यक्ति कृष्ण भक्त कवियों में बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उनका नाम था हित हरिवंश। ये कहे जाते थे श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार, इनको कहा जाता था। और ऐसे ही जो आपके अष्टछाप के जहाज, जो अष्टछाप के कवि थे, इसमें कुंभन दास, नाभा दास, इस तरह के 8 कवियों के नाम पूरे रहे, जो आप हिंदी साहित्य में आगे चल के देखोगे। यही दूसरी तरफ राम भक्त कवियों की तरफ चले तो राम भक्त कवियों में प्रमुख आपके रहे तुलसीदास जी। इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना करी। अच्छा, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई पूछेंगे तो अब आप इसको बिल्कुल लिंक कर देना, किस कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में उन्होंने इसकी रचना की है। दूसरा, अगर हम सूफी प्रेम मार्गी कवियों की बात करें, जिसमें आपके मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जो है प्रमुख आता है। आपने इनका नाम सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का, जो आपकी पद्मावत जो फिल्म रही, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ जो उपन्यास था पद्मावत, उसके आधार पर ये जो फिल्म रही उस पर बनी थी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में, जिसमें आपका जो अलाउद्दीन खिलजी पर जो आधारित थी। ठीक है,
तो सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने प्रमुख रूप से कौन सी भाषा को अपनाया? तो अवधी भाषा को इन्होंने अपनाया। ठीक है, तो प्रमुख रूप से, हालांकि जायसी की जो भाषा थी वो अलग थी, ठीक है, लेकिन सूफी प्रेम मार्गी जो कवि थे, कभी आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो प्रेम मार्गी कवियों ने ज्यादातर किस भाषा को अपनाया? तो अवधी भाषा को अपनाया। और ज्ञान मार्गी कवियों का अगर मैं नाम लूं, अभी मैं सूफी प्रेम मार्गी कवियों का आपको कुछ रचनाएं अभी मैं दिखा दूंगा, जो आपकी इंपॉर्टेंट है, आई हैं काफी बार। जैसे आपने अपभ्रंशकालीन लिखी, अभट्टकालीन लिखी, वैसे आप कुछ सूफी प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं भी अभी लिखेंगे। ज्ञान मार्गी कवियों में जो सबसे ऊपर विराजमान थे वो थे कबीरदास जी। कबीरदास जी, ठीक है। तो इनकी जो भाषा रही, इसको सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता था। सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो ये ज्ञान मार्गी कवियों की भाषा रही। अब मैंने आपको देखो स्टार्टिंग एरा में बताया, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा ब्रज भाषा और अवधि के रूप में जो है स्थापित थी। यहां तक खड़ी बोली का अभी कोई रोल नहीं है। जो हिंदी का मानक रूप हम मानते हैं खड़ी बोली को, जिसको स्थापित करने में बहुत सारे कवियों ने योगदान दिया, वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। और मुख्य रूप से ब्रज भाषा जो है वो पद्यात्मक आपकी भाषा है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जैसे जैसे यहाँ पर कुछ जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो है स्थापना होनी शुरू हुई। तो ये जो ब्रजभाषा और अवधि वाला जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, ये उसके बाद थोड़ा सा क्या करने होने लग गया, डगमगा गया। जितने भी फारसी अवधि जानने वाले कवि वगैरह थे दरबारी, वो सब आपका जो है जैसे मुगल दरबार के जितने भी थे वो आपका जो है पूर्व के देशों की ओर चले गए, पश्चिम की तरफ चले गए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद खड़ी बोली का विकास वहां से माना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी जो है हिंदी ने जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, जितनी रचनाएं हमारे रचनाकारों ने लिखी, ठीक है। तो यहां से जो है आप मानेंगे कि खड़ी बोली का एक तरीके से उदय हुआ, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, ब्रज भाषा जो थी वो पद्यात्मक भाषा रही, और खड़ी बोली वो क्या रही, वो आपकी गद्य की भाषा रही। आगे चल करके जैसे हम कहें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो एक प्रमुख कवि थे, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाना जाता है, खड़ी बोली के प्रमुख स्तंभों में से ये माने जाते हैं। खड़ी बोली में साहित्य की रचना का श्रेय इन्हें दिया जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। बाद में खड़ी बोली जो है वो बहुत इजीली गद्य और पद्य दोनों की भाषा बन गई, और यही हिंदी का क्या है वर्तमान में मानक स्वरूप है। अच्छा, अब मैं यहीं पर आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये साहित्य से जुड़ा हुआ पॉइंट टॉपिक है। इसमें आप द्विवेदी युग, प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद, बहुत लोगों के बारे में आपने इसको पढ़ना होता है। मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ, इसको हम हिंदी साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो ये पूरा आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतनी चीजें समझ गए, और वन लाइनर जो भी आपको मैंने बताया वो आप नोट करते रहें, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ अब आपको प्रमुख रचनाएं लिखा रहा हूँ प्रेम मार्गी कवियों की, जिसमें सबसे पहली रचना आप लिखना मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा रचना करी गई थी पद्मावत की। पद्मावत अखरावट, अखरावट पूछा गया। पद्मावत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, पद्मावत अखरावट की, ठीक है। दूसरे इसमें कवि आए कुतुबन, कुतुबन के द्वारा रचना की गई थी मृगावती की। कुतुबन के द्वारा किसकी रचना की गई, मृगावती की। इसके बाद इसमें आ गए मंझन, ये पूछे गए हैं, आप जो है देख लेना प्रीवियस पेपरों में, आपने याद करने हैं। मंझन जो कवि थे इनके द्वारा रचना की गई थी मधुमालती की। इसके बाद आपके आए उस्मान, उस्मान के द्वारा रचना की गई चित्रावली की। उस्मान के द्वारा किसकी रचना की गई, चित्रावली की। उसके बाद आपके आए इसमें आपका मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की इसमें है चंदायन, जो अवधि की पहली कृति मानी जाती है, अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है। मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरहकाब इसको कहा जाता है, मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसको हम अवधि की पहली कृति मानते हैं। तो आप इनको याद कर लेना, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी वाला जो वो था वो यहीं से लिया गया है, इसी से आधारित है। कुतुबन मृगावती, मंजन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरका, ठीक है, ये अवधि की पहली कृति आपकी मानी जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की
हिंदी की उपभाषा तथा बोलियां। हिंदी की उपभाषा तथा बोलियां। सबसे पहले सीधे सीधे मैं बता देता हूं, हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। और ये जो वर्गीकरण किया था, ये वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। उसी को हम ऑथेंटिकेट मानते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये बुक है किसकी? जॉर्ज ग्रियर्सन की। ठीक है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक, पूछा जाता है कि हिंदी को जनसंपर्क की महाभाषा इन्होंने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को जनसंपर्क की महाभाषा इन्होंने ये कहा। इसके अलावा हिंदी को भाषा और बोलियों में बांटने का काम एक व्यक्ति और थे, धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने भी किया। और इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी भाषा का इतिहास। बस हिंदी भाषा, अभी आपसे पूछेंगे हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ पुस्तक के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में सबसे पहले किसके द्वारा बांटा गया? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा बांटा गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। हिंदी को 5 उपभाषाएं तथा बोलियों में बांटा गया है। अब 5 उपभाषाएं और बोलियां हालांकि आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, मैं सिर्फ आपको भी समझाऊंगा। नोट्स तो आपको ये चीजें तो आपको बुक्स में क्लियर तौर पर मिल जाती है कि हिंदी की निम्नलिखित 5। मेरा काम भी ये है कि मेरे को आपको समझाना है कि कौन सी बोली, कौन सी उपभाषा कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हिंदी मुख्य रूप से भारत के जो 10 राज्य हैं और वर्तमान में अभी मैं कहूँ कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़, दिल्ली में इसका ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, तो और सारे राज्य आपके मैक्सिमम कहाँ के हैं? उत्तर भारत के। ठीक है, तो अगर मैं भारत के ये वाले पोर्शन का आपको नक्शा बनाऊं, ठीक है, तो हिंदी आपका प्रमुख रूप से यहाँ पर तक, जो आपके भारतीय राज्य हैं यहाँ पर तक आपका जो है प्रमुख रूप से इनका प्रचलन है। इधर मैंने देखा निषाद किरात वाली भाषाएं भी आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं मैं उनके यहाँ पर नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 राजस्थानी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 पूर्वी हिंदी, नंबर 4 बिहारी और नंबर 5 पहाड़ी। ये 5 हिंदी की क्या है? उपभाषाएं हैं। तो राजस्थानी हिंदी का प्रचलन आप देखेंगे तो इस बेल्ट में, इस एरिया में आपका क्या है? राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। मूल रूप से राजस्थान और गुजरात से लगे हुए जो आपके जिले हैं, राजस्थान गुजरात के बीच की सीमा पे जो जिले हैं, वहां पर कौन सी हिंदी का प्रचलन है? राजस्थानी हिंदी का। अच्छा, इस हिस्से को मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बांटूं तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अधीन आता है? पश्चिमी हिंदी के अधीन आता है। अच्छा, अगर इस पश्चिमी हिंदी के अधीन में राज्य देखूं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब भी इसमें आ जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, और ये आपका यूपी है, यूपी से लगा हुआ हिस्सा है। तो अगर इसमें देखें तो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर पश्चिमी यूपी के जिले, मुरादाबाद, नोएडा, ये उत्तर पश्चिमी यूपी के जिले भी किसमें आ जाते हैं? पश्चिमी हिंदी वाले ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी वाला हिस्सा आपका ये वाला है, ये हिस्सा रहता है। इसमें आपका क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी तो आपको देखो पश्चिमी हिंदी में भी मिलेगा, पूर्वी हिंदी में भी मिलेगा, बिहारी में भी मिलेगा। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो यूपी के आपके कौन से हिस्से? दक्षिण, आप इसको कहेंगे, अगर आप इसे वैसे बांटेंगे तो दक्षिण पश्चिमी दिशा जिले किसके? यूपी के। किसमें? पूर्वी हिंदी में आते हैं। जैसे इसमें पूर्वी हिंदी में आप देखेंगे जो है इसमें लखनऊ, कानपुर, ठीक है, ये वाले आपके जिले जो हैं किसमें आ जाएंगे? इलाहाबाद वगैरह, ये वाले जिले आपके किसमें आ जाएंगे? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्षेत्र के अनुसार इसको बता दे रहा हूँ हल्का हल्का, आपने जो है समझना है। हालांकि भाषा को आप सीमित नहीं कर सकते, सीमाएं जो है बांध सकते हैं। भाषा जो है
आप उसको किसी किसी भी सीमा में नहीं पा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी यहाँ पर दिल्ली में जो है पूर्वी हिंदी बोलने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल है, बस एक अधिक संख्या के उस अनुपात में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, बिहारी वाला हिस्सा ये वाला हो जाता है जिसमें बिहार, झारखंड, ये वाले आपके जिले आ जाते हैं। ऐसा नहीं है बिहारी वाले में यूपी के जिले नहीं आते, ठीक है, यूपी के जिले इसमें आते हैं। जैसे आप देखेंगे मिर्जापुर, सॉरी मिर्जापुर तो नहीं, मिर्जापुर तो इधर आ गया। जैसे आपका ये जौनपुर, बनारस, ठीक है, और बिहार वाला हिस्सा, बिहार झारखंड वाला हिस्सा। बाकी पहाड़ी वाला हिस्सा ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये आपका किस में आ जाता है, पहाड़ी उपभाषा के अधीन आ जाता है। तो हिंदी की 5 उपभाषाओं को मैंने मैप के आधार पर आपको दिखाया है। राजस्थानी वाला हिस्सा ये रहा। पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया दिल्ली, हरियाणा जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। यूपी के उत्तर पश्चिमी जिले नोएडा, गाजियाबाद, ठीक है, मेरठ, मेरठ जो है खड़ी बोली का आप ये कहेंगे कि जनक माना जाता है मेरठ को, ठीक है। हालांकि और सामान्यतया खड़ी बोली का विकास माना जाता है ब्रज भाषा से, ठीक है, और ब्रज भाषा किसकी रही, कृष्ण भक्त कवियों की, ठीक है। तो मेरठ, मथुरा, इन जगहों को जो है ब्रज भाषा और जो है खड़ी बोली का गढ़ एक तरीके से माना जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी यूपी के जिले दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ फिर ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा पहाड़ी उपभाषा के अधीन आया। पूर्वी हिंदी के अधीन कौन सा है, मध्य प्रदेश का अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधि भाषा कौन सी, राम भक्त कवियों वाली अवधि भाषा याद करो, जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी भाषा में करी थी। इस अवध को कौशल प्रदेश कहा जाता था महाजनपदों के काल में, तो अवधि भाषा को कौशली भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं बिहारी में, तो बिहारी में बिहार, झारखंड और यूपी के आपके दक्षिण और पूर्वी, दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्वी जिले जो आपके आ जाएंगे वो यूपी के इसमें आ जाते हैं, ठीक है, बिहार झारखंड के साथ साथ। अच्छा, अब ये नोट्स आपको किताबों में मिल जाएंगे कि राजस्थानी उपभाषा के अधीन कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पहली चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, भाषा, उपभाषा और बोली में क्या अंतर होता है, मोटा मोटा आप ये समझें। भाषा का क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, और भाषा में एक साहित्य जो है वो पाया जाता है। भाषा का एक शुद्ध रूप आपको मिलता है, मानक भाषा हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो भाषा का क्या होता है, क्षेत्र विस्तृत होता है और इसमें साहित्य की उपलब्धता होती है। उपभाषा का क्षेत्र क्या होता है, इससे कम होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, भाषा से कम होता है, और साहित्य की जो है इसमें भी उपलब्धता रहती है, साहित्य की उपलब्धता उपभाषा में भी रहती है। बोली की मैं बात करूं तो बोली बहुत छोटे क्षेत्र में, इससे भी छोटे क्षेत्र में बोली का प्रचलन होगा, और साहित्य इसमें अनुपलब्ध रहता है। इसके साहित्य को जो है मान्यता भी नहीं दी गई, होगा भी तो वो मानकीकरण में नहीं आता है। तो बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, ये आप समझ लेना। ये भी आपको अंतर समझ में अपने दिमाग में रखना है, नोट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं जो उपभाषाएं हैं इनके अधीन कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ठीक है। हालांकि आपको बुक्स में मिल जाएंगे ये, ठीक है, आपके पास जो भी बुक्स है आप नेट में भी जाओगे तो वो भी मिल जाएगा, बस आपने समझना था, तो समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये फैक्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। राजस्थानी में आपका आ जाता है मेवाती, मालवी, डुडोही और मारवाड़ी, ये 4 बोलियां राजस्थानी में आ जाती हैं। अब इसमें से कभी कभी थोड़ा डीप पूछा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की कौन सी, उत्तरी राजस्थान की कौन सी, पूर्वी राजस्थान की कौन सी। तो डुडोही आपकी आती है पूर्वी राजस्थान की, मारवाड़ी आपकी आती है पश्चिमी राजस्थान की, मेवाती आपकी आती है उत्तरी राजस्थान की, और मालवी आपकी आती है दक्षिणी राजस्थान की। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, मैं हल्का फुल्का जो है इसके बारे में डिटेलिंग आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये राजस्थानी की हो गई, ठीक है, 4 राजस्थानी के अधीन कितनी आ गई, फिर 4। अगला चलते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, और इसमें एक और आती है आपकी ब्रजभाषा बुंदेली, एक सेकेंड, कौरवी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मतलब याद करने के लिए आप एक तरीका बना सकते हैं, ट्रिपल बी के, ऐसा कुछ बना सकते हैं।
राजस्थानी हिंदी में तो डाउट नहीं होता है, नाम ही ऐसे हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, डुडोई, तो नाम ही ऐसे हो जाते हैं, तो वो ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। बस उत्तरी पूर्वी वाले में थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। तो ब्रजभाषा, बुंदेली, बांग्रो। अब ऐसा है कि बी नाम की और भी भाषाएं हैं, बघेली आ जाती है जो पूर्वी हिंदी में, तो वहाँ डाउट मत रखें। कन्नौजी और कौरवी, ठीक है, कौरवी को ही हम खड़ी बोली भी कह देते हैं कहीं कहीं पर को, तो ये भी आपका ध्यान रखना। तो पश्चिमी हिंदी के अधीन कितनी आ गई, 5 बोलियां किसके अधीन आ गई, पश्चिमी हिंदी के अधीन। अब हम देखें पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में आपकी आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी याद करो, मैंने कहां पर को दिखाया था, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया दिखाया था। तो एमपी भी इसमें मतलब इंक्लूड करेंगे आप, मैंने वो बताया था आपको। इसको अगर आप याद करें तो ए बी सी के कोड से याद कर सकते हैं। बस बी वाली भाषाएं, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांग्रो आपने पश्चिम में रखनी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को आपने किस में रखना है, पूर्वी हिंदी में रखना है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है ना, बघेली जो उपभाषा है, बघेली जो बोली है वह किस उपभाषा के अधीन आती है, अवधि किस उपभाषा के अधीन आती है, पूछ देगा बांग्रू किस उपभाषा के अधीन आती है। तो इसको क्लियर रखना, थोड़ा रटने का काम है, आपने वही करना है, समझ गए हैं तो रटना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अगला मैंने आपको बताया बिहारी उपभाषा, बिहारी उपभाषा के अधीन जो आती है भोजपुरी, बहुत आसान, सबको पता है भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। याद करो अभी मैंने विद्यापति की पदावली की बात करी, पदावली जो पुस्तक उन्होंने लिखी मैथिली भाषा में लिखी थी, और उसके कारण वो क्या कहलाते हैं, मैथिल कोकिल कहलाते हैं, ठीक है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये किसके अधीन आई, बिहारी के अधीन आई, ठीक है। इसमें ज्यादा डाउट तो होता नहीं है, भोजपुरी बीएमएम, भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी उपभाषा के अधीन आई। अच्छा अगला हम देखेंगे, अगली कौन सी थी, पहाड़ी, बस ये तो सिंपल ही है, ये तो अपने वाली आ गई। तो कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली उपभाषा इसके अधीन आ जाती है, तो 2 हमारी यहां भी आ गई। तो टोटल आप देखेंगे तो 5 आई, 4 आई राजस्थानी उपभाषा के अधीन, 5 और 4 9 आई आपकी पश्चिमी हिंदी के अधीन, 9 3 12 3 15 और 2 17। बस ये आपने ये स्ट्रक्चर जो है बार बार इसको रिवाइज करना है और इस पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ से आप जो है इसको गलत करके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसको हम मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन तो कहेंगे ही नहीं, कि मान लो आगे की अवधि बोली जो है किस उपभाषा के अधीन आती है, यही आपका गलत हो जाएगा तो आपके चांसेस फिर घट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहीं से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ जो क्वेश्चन मेरिट डिसाइडिंग है उसमें आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो एक आध छूट भी जाए तो उसमें दिक्कत नहीं, पर ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप जो आपकी लिस्ट होगी उसमें बहुत नीचे चले जाएंगे कंपटीशन में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदी का यह जो है तीसरा लेक्चर है, आपने इसे बहुत अच्छे से देखा होगा, और बाकी के भी लेक्चर आप जरूर देख लें। और अगले जो लेक्चर में मैं बात करूंगा, थोड़ी बहुत मैं लिपि को लेकर बात करूंगा, और हिंदी का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड हम बातें करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।